देखें इधर, लास्ट क्लास में मैंने सेक्शन 28 बताया था, चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी। इसमें मैंने बताया था एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पॉइंट नंबर 2 मैंने बताया था, in case of an export SSC, profit on sale of import license, profit on sale of duty entitlement passbook, cash assistance and duty drawback. थर्ड मैंने बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी और प्रोफेशन। दूसरा बताया था फॉर नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी लाइसेंस फीस और सच टाइप ऑफ कॉमर्शियल राइट्स एक्सेट्रा। एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन, पहला, अगेंस्ट टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और अदर कंपनी इंक्लूड्स द फॉरेन कंपनी। दूसरा मैंने बताया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन एजेंसी, इंडियन फर्म। इज इट क्लियर? वेस्टिंग ऑफ द मैनेजमेंट इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटी, कंपनी एक्सेट्रा। इसके अलावा बताया था मैंने कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट्स अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और एक्सरसाइजिंग ऑफ प्रोफेशन वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट। इसके अलावा बताया था एनी रिमनरेशन, सैलरी, बोनस, कमीशन और एनी अदर सम रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय अ पार्टनर फ्रॉम इट्स पार्टनरशिप फर्म विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी। और लास्ट मैंने बताया था सेक्शन 35A(D), याद आया? दैट इज ओवर। आज जो हम बताने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन 29। सेक्शन 29 बताता है हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी। पीजीबीपी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे ये हमें बताएगा सेक्शन 29। ये हमें बताएगा सेक्शन 29। सेक्शन 29 हमें बताता है पीजीबीपी का कैलकुलेशन कैसे करोगे। ट्वेंटी9 कहता है मेरी तरफ इस तरह से ना देखो, अगर तुम्हें पीजीबीपी का कैलकुलेशन करना है तो सेक्शन 30 to 43D के प्रोविजंस को फॉलो करो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ पीजीबीपी। इज इट क्लियर? यानी सेक्शन 29 कहता है मुझे क्या देख रहे हो, हम अपनी बात नहीं, मुझे क्या देख रहे हो, सेक्शन किसको देखो, 30 to 43D के प्रोविजंस को फॉलो करो, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ पीजीबीपी। हाँ या ना? यानी चार्जेबल अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर द हेड पीजीबीपी कैन बी फाइंड आउट ओनली बाय कंप्लाइंग द प्रोविजंस व्हिच आर गिवन अंडर सेक्शन 30 to 43D। इज इट क्लियर? इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। अच्छा, तो सेक्शन 30 क्या बोलेगा? अब तो काम की बात आ रही है। हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी में 30 से 43D तक के प्रोविजंस को हम फॉलो करेंगे, हमारी इनकम जो आएगी वो पीजीबीपी होगी, चार्जेबल टू टैक्स होगी। सेक्शन 30 क्या कहता है? पहला सेक्शन है, ये क्या बोलता है? कहता है अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर किए हैं ऑन बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जो बिजनेस के लिए यूज होती हो या प्रोफेशन के लिए यूज होती हो, बोलो ना। और ऐसा एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू नेचर का हो, किस नेचर का हो? यानी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर की हम बात नहीं कर रहे। वी विल अलाउ यू द डिडक्शन ऑफ दिस एक्सपेंडिचर ओनली इफ इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल। द बिजनेस मस्ट, द एसेट बिल्डिंग मस्ट बी यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इज इट क्लियर? अगर आपने कोई रेवेन्यू नेचर का खर्च किया है ऐसी बिल्डिंग पर, ऐसी बिल्डिंग जो आपके बिजनेस या प्रोफेशन में यूज होती है, तो उस खर्चे की आपको छूट मिलेगी, उस खर्चे की डिडक्शन आपको मिलेगी। और मुझे लगता है तुम लोगों में कुछ लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन अपने आप आ गया। बोल, नहीं आया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब मैं बोलूंगा तो फिर बोलोगे कि बोलता है, बोलूं, पूछूं? कंफ्यूजन आया है? पूछने की हिम्मत नहीं हो रही। पूछूं? ये डिडक्शन क्या है? डिडक्शन बोलो, पसीना नहीं पूछना है, बोलो। नहीं बताओगे? कट्टी
ये डिडक्शन क्या मैं बोल रहा हूं, मैंने तुम लोगों को ये कहा, इफ एनी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बाय द एसएससी ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द ऑन building which is used for business or profession, then such type of expenditure will be allowed as deduction. तो हमें ये नहीं समझ में आ रहा allowed as deduction का मतलब क्या है. Any revenue nature expenditure will be allowed as deduction if it has been incurred on the building for the purpose of business or profession. हाँ, फिर से बोलूं क्या? तो ये डिडक्शन का क्या मतलब है? इधर देखो, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो. मेरी सेल है 10 लाख रुपए की, मान लें. मैंने परचेज किया 8 लाख रुपए का सामान. बताओ मेरा प्रॉफिट कितना? 2 लाख? 2 लाख? हाँ, ये 8 लाख तुमने छूट दे दी ना, ये 8 लाख डिडक्शन मिली है. अगर मैंने रेंट का खर्च किया होता 20,000 रुपए, जो बिजनेस में यूज हो रही है बिल्डिंग, अब बताओ मेरा प्रॉफिट कितना? मेरा प्रॉफिट कितना? 1,80,000. तुम लोगों ने ऑटोमेटिक डिडक्शन दे दी. दिस इज द डिडक्शन. ये आप इनकम में से डिडक्ट कर रहे हो. अलाउड एक्सपेंडिचर है. क्या है? अलाउड एक्सपेंडिचर है. क्या है? लेकिन अगर मैं कहूं ये रेंट मेरे पर्सनल यूज का था, अब बताओ मेरी इनकम कितनी? 2 लाख. कितनी? 2 लाख. तुम लोगों ने खुद इसको हटा दिया और ये डिसअलाउड हो गया. अब बात समझ में आई? इसका मतलब ये खर्चे की छूट आपने नहीं दी. डिडक्शन अलाउड नहीं हुई, एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं हुआ, डिसअलाउड हो गया. हाँ, ठीक है ना? पक्की बात है ना? क्या हो गया? हम कुछ और सोच कर हंस रहे थे. अब वो बात नहीं करेंगे, नहीं तो आगे तक जाएगी. देखें, ये छींक तो इस तरह से लड़के छींकते, तुम क्यों छींके? देखो इधर, बाद में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ छींक. इधर देखो, एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग. अगर हम कोई बिल्डिंग जो अपने बिजनेस या प्रोफेशन में यूज कर रहे हैं और उस बिल्डिंग पर हमने कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर किया है, अब चाहे वो खर्चा मेरा रेंट हो, चाहे रिपेयर हो, चाहे इंश्योरेंस हो, हाँ, जी हाँ, टैक्स. अगर आप ये 4 खर्चे, किताब तो बंद रखो पहले, अगर आप ये 4 खर्चे करते हैं रेवेन्यू नेचर, इसके अलावा कोई खर्चा हो सकता है तो बता दो. हमारे हिसाब से तो लगभग सारे खर्चे कवर हो गए. अगर ये 4 तरह के खर्चे हैं रेवेन्यू नेचर के, जो हमारी बिल्डिंग पर यूज हुए हैं और ऐसी बिल्डिंग हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में यूज होती है, देन द एक्सपेंडिचर विल बी अलाउड एज डिडक्शन. इज इट ओके? हटा सकते हैं, हटा सकते हैं, नोट नहीं करना. अगर आपके बिजनेस में कोई प्लांट एंड मशीनरी है, या प्रोफेशन में या
फर्नीचर एंड फिक्सचर यूज हो रहा है और अगर आप उस पर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर और फिक्सचर जो बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस में यूज बोलते क्यों नहीं होते हैं, तो आपको उन खर्चों का डिडक्शन मिलेगा किस सेक्शन में? सेक्शन 31 में। कौन कौन से खर्चे? कौन कौन से खर्चे? यानी सेक्शन 31 ने रेंट को हटा दिया और टैक्स को हटा दिया। सेक्शन 31 कहता है इफ यू आर जस्ट गोइंग टू इनकर एनी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विच इज ऑफ रेवेन्यू नेचर on plant and machinery and on furniture and fixture which is used for the purpose of business or profession, then the expenditure will be allowed as deduction if it entails repair or insurance। यानी रिपेयर और इंश्योरेंस का खर्चा सेक्शन 31 में अलाउड होगा। किसका किसका? रिपेयर एंड इंश्योरेंस का। तो सर ये तो बहुत नाइंसाफी है, अगर मैंने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पर ले रखी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर रेंट पर ले रखा है, तो क्या हमें उसका छूट नहीं मिलना चाहिए? क्या वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है? क्या वो बिजनेस के लिए नहीं है? उसकी छूट मिलनी चाहिए। लेकिन 31 कहता है नहीं देंगे रेंट की और नहीं देंगे टैक्स की। रेंट और टैक्स की छूट आपको, रेंट और टैक्स की छूट आपको नहीं मिलेगी। इस सेक्शन में नहीं मिलेगी का मतलब कहीं नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है। सुन, तो रेंट और टैक्स की छूट आपको ये सेक्शन 31 में डिडक्शन मिलेगी। नॉट अलाउड टू गेट डिडक्शन under section 31 but allowed under section 37। ये 37 क्या है? ये 37 बताएं। बोलूं? यानी ये दोनों खर्चे हमको अंडर सेक्शन 37 अलाउड होते हैं और सेक्शन 37 रेजिड्यूअरी सेक्शन है, यानी बचा खुचा। कहता है कि अगर कोई खर्चा सेक्शन 30 to 36 में कवर्ड नहीं है, अगर कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा है जो 30 से 36, 30 से लेकर इसके पहले वाले सेक्शन तक 36 में नहीं आता, कोई भी खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है और सेक्शन 30 से 36 में नहीं आता, नॉट ऑफ कैपिटल नेचर, जो कैपिटल नेचर का नहीं है, नॉट ऑफ पर्सनल नेचर, जो पर्सनल नेचर का नहीं है, फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, जो बिजनेस और प्रोफेशन के लिए किया गया है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस खर्चे को ये सेक्शन बोलता है। हाँ बोलो। नहीं, क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ नहीं, डायलॉग बोलो, मैं हूं ना। क्या बोलेगा?
सेक्शन 37 बोलेगा कि अगर कोई खर्चा 30 से 36 में ना आए, बिजनेस के लिए किया गया हो, पर्सनल नेचर का ना हो, कैपिटल नेचर का ना हो, प्रीवियस ईयर में किया गया हो, तो क्या है, मैं हूं ना। तो अब बताओ ये दोनों खर्चे क्या रेवेन्यू नेचर के हैं? 30 से 36 में नहीं आए, बिजनेस के लिए हैं, प्रीवियस ईयर में किए गए हैं, कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, कहाँ चले जाएंगे? अब समझ में आई बात? क्लियर है? पक्की बात? हटा दूं? नोट करो। ये बच्चा करा, इसका क्या मतलब हुआ? एक जगह छूट नहीं दिया, दूसरी जगह दे दिया। एक बात बताओ, हर चीज़ की एक लिमिट होती है ना। मैं कहूँ चाय पानी का खर्चा नहीं मिलेगा, छूट में नहीं मिलेगा, तो आप कहोगे खाना खाते समय चाय पी ले, तो हम लिखेंगे खाना खाते समय चाय पीना, तो तुम कहोगे खाना खाने के पहले मिल ले, खाना खाने के बाद पी ले, पानी के साथ पी। तो इस तरह की बातें होंगी। आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाइए कि हमको खर्चों की छूट देनी है। ऐसे खर्चे जो बिजनेस के लिए किए गए हैं, रेवेन्यू नेचर के खर्चे जो नॉर्मल कैटेगरी के हैं, तो उनके लिए हम पूरा एक किताब नहीं लिखने जा रहे हैं कि ये खर्चा इस समय उस समय ना। हम केवल एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं कि अगर खर्चा मेरा रेवेन्यू नेचर का है, बिजनेस के लिए किया गया है, प्रीवियस ईयर में किया गया है, कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, तो अलाउ हो जाएगा, किसी ना किसी सेक्शन में होगा। तो 30 ने चारों खर्चे अलाउ किए थे बिल्डिंग के लिए, लेकिन इसने केवल 2 खर्चे अलाउ किए। लेकिन एक सेक्शन ऐसा बना हुआ है जो कहता है रेजिड्यूवरी सेक्शन। अगर आपकी ये कंडीशन सारी पूरी होती हैं, अगर ये सेक्शन नहीं भी होते 30 और 31, चलो मान लो 2 मिनट के लिए नहीं होते स्पेसिफिक सेक्शन 30 और 31, तो वो सारे खर्चे कहाँ छूट में आते? अपने आप आ जाते। अब बात समझ में आई? तो कोई भी खर्चा जो उन सेक्शंस में नहीं आया और बिजनेस के लिए किया गया है, प्रीवियस ईयर में किया गया है, कैपिटल नेचर का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, 30 से 36 में नहीं आया, तो 37 कहता है मैं हूं। आगे ना, हटा दें, हटा दूं? सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। अगर आप लोग परमिशन दे तो हम इसी को स्टार्ट करें, और ये पूरी 2 से 3 क्लास तो ले जाएगा। तैयार हो? मोजा आएगा, मोजा चले? नहीं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पहले हम 33 AB पढ़ाते हैं, ABA पढ़ाते हैं, AD पढ़ाते हैं। जब बेसिक वो सारे सेक्शंस खत्म हो जाते हैं तो हम 32 स्टार्ट करते हैं। 4 क्लासेस, लगभग 5 क्लासेस लग जाती हैं। स्टार्ट करें, इसी को स्टार्ट कर दें। तुम लोगों ने डेप्रिसिएशन सुन रखा है ना कभी। हिंदी में इसको कहते हैं, बस गलत बोल दिया ठीक है ना? अवक्षयण। कहने का मतलब यह है कि डेप्रिसिएशन को आज तक हम लोगों ने देखा है अकाउंट्स में, डेबिट और क्रेडिट किया है ना? और हम लोग को लगता है डेप्रिसिएशन हम लोग को आता है। तो ना तो तुम लोग को अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन आता है, डेबिट क्रेडिट। भरोसा नहीं हो रहा ना? बिल्कुल भरोसा रखो, नहीं आता। और जहां तक टैक्सेशन की बात है, उधर तो अध कचरा है ही है, आधी चीज तो उधर की हो। बाकी जो यहाँ अब तुम लोग का हिसाब किताब खत्म होने जा रहा है, अब जरा ढंग से सुनना। ये वो डेप्रिसिएशन नहीं है जो तुम लोगों ने अकाउंट्स में देखा है। ये समझ लो बिल्कुल आज एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। दिस डेप्रिसिएशन इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द डेप्रिसिएशन ऑफ अकाउंटेंसी। तो पहले तो हम वो फर्क आपको क्लियर कर दे थोड़ी देर के अंदर कि दोनों में फर्क क्या है, आखिर आप क्या पढ़ने जा रहे हो। कंसेप्ट बिल्कुल
नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे होने जा रहा है। शुरू के 4 क्वेश्चन तक तो आपको दिमाग वैसे ही हिला रहेगा, दिमाग के सारे अंजर पंजर इधर से उधर होंगे, लेकिन उसके बाद जब समझ में आएगा तो मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। फिलहाल अब इस बैकग्राउंड को बांधने के पीछे ये लॉजिक था कि आप थोड़ा इधर कंसंट्रेट करेंगे जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसको लाइटली आप नहीं लेंगे। डेप्रिसिएशन क्या है, अगर मैं बात करूं इन रेस्पेक्ट ऑफ, किसकी रेस्पेक्ट कर रहा हूं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। नहीं सर, गलत बोल रहे हैं आप, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। क्या सही है? अकाउंट्स में क्या तुम इनटेंजिबल एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाते हो? बात खत्म। आ गए टैक्स में। पहला फर्क यही समझ लो, पहली लाइन में ही दिया है, अंडर द टैक्सेशन सिस्टम वी आर नीडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इंटेंजिबल एसेट्स ऑल्सो। अब बात समझ में आई? सबसे पहला फर्क यही है कि हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज्ड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स। अब तक हम लोग ध्यान देते थे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता था या तो WDV मेथड से चार्ज होता था या तो SLM मेथड से चार्ज होता था। मेरे पास 5 मशीनें रहती थी, मशीन 1 पर अलग, मशीन 2 पर अलग, मशीन 3 पर अलग, मशीन 4 पर अलग और मशीन 5 पर अलग। एक पूरा फिक्स एसेट रजिस्टर बनता था। बट हेयर वी विल प्रिपेयर ब्लॉक ऑफ एसेट्स, मीन्स एक जैसी सारी एसेट्स को एक ग्रुप में रखो, एक जैसी सारी एसेट्स को दूसरे ग्रुप में रखो, एक जैसी सारी एसेट्स को तीसरे ग्रुप में रखो, और इस ग्रुप को हम नाम देते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट्स, जिसके बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। यानी अब हम लोग इंडिविजुअल डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, बल्कि पूरे ग्रुप में यानी कि ब्लॉक पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो आज तक अकाउंट्स में तुम लोगों ने किस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया था? इंडिविजुअली। लेकिन अब टैक्सेशन में जो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे वो किस पर चार्ज करोगे? ग्रुप यानी कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर। किस मेथड से? बाय यूजिंग WDV मेथड। अच्छा, जब अकाउंट्स की बात आती थी तो वहां पर हम लोग WDV मेथड और SLM मेथड AS6 के हिसाब से चार्ज कर सकते थे। AS6 is permitting, under accounting, AS6 is permitting us to charge depreciation by using WDV or SLM method. But here under the taxation system we have only one method and that method is a WDV. It means SLM method is not permitted at all. अब समझ में आया? फर्क आ रहे हैं ना? डिफरेंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? पहला फर्क क्या है? टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों पर। दूसरा, डेप्रिसिएशन अलाउड होगा ब्लॉक ऑफ एसेट्स पर बाय यूजिंग WDV मेथड। तो यहां भी फर्क नजर आया, यहां भी फर्क नजर आया और यहां भी फर्क नजर आया। टू द ओनर ऑफ एसेट, टू द ओनर ऑफ एसेट। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला टू द ओनर ऑफ एसेट्स। ध्यान नहीं है भाई साहब आपका इधर? अच्छा, आंख साफ करके देखते, ठीक है, कर लो, साफ कर लो, आंख साफ कर लो। देखो इधर, टू द ओनर ऑफ एसेट्स किसको मिलेगा डेप्रिसिएशन? तो सर फर्क क्या है अकाउंट्स में और टैक्स में? वहां पर भी तो हम लोग ओनर को देते थे, यहां पर भी हम लोग ओनर को दे रहे हैं, लेकिन यहां फर्क याद रखना, इंक्लूड्स फ्रैक्शनल ओनर या फ्रैक्शनल ओनरशिप। ये फ्रैक्शनल ओनरशिप क्या है ढंग से समझना, और बिल्कुल नई चीज है यहां पर। 2 मिनट के लिए मानते हैं ये पूरी बिल्डिंग किसकी है? मकान मालिक की है, और मैं किस पर हूं? रेंट पर हूं। किस पर हूं? मैं रेंट पे करता हूं किसको? लैंडलॉर्ड को। किसको? लैंडलॉर्ड को। मैंने क्या किया? अब मुझे तो क्लासरूम चाहिए भाई, मैंने इनको किस में कन्वर्ट कर दिया?
घर को क्लासरूम में कन्वर्ट किया, और जो मैंने एक्सपेंडिचर किया क्लासरूम में कन्वर्ट करने के लिए, मैंने 5 लाख रुपए खर्च कर डाले। हो सकता है, लगता है ये 5, 10, 15, 20 लगता है। बताओ ये रिपेयर, ये जो खर्चा है 5 लाख, ये कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का? कैपिटल नेचर का। मैं नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग बोल रहे हो। मैं किराए पर हूं और मैंने जो खर्च किया है वो कैपिटल नेचर का है। तो बताओ क्या इसकी छूट मिल जाएगी तुमको, या इस पर तुम डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे? डेप्रिसिएशन क्लेम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ओनरशिप है नहीं। बात समझना। और तुम लोग करो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। बोलो भाई क्या करें? ये फ्रैक्शनल ओनर हो गए, यानी खंडित तौर पर मालिकाना हक। केवल उस हिस्से का मालिकाना हक जितने का मैंने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है। जितने का मैंने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है उस लिमिट तक आई विल बी ट्रीटेड एज ओनर। उतने हिस्से के लिए मैं मालिक माना जाऊंगा। अब अगर मालिक मान लिया गया टैक्सेशन में उतने हिस्से के लिए जितना मैंने कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है, तो कसम है तुम लोगों को, सिविल कोर्ट में मत दाखिल कर देना याचिका कि मैं तो ओनर हूं इनकम टैक्स के हिसाब से, तब तुम्हें इस घर का क्या बन गया, ये लो ठेंगा। कुछ नहीं होने वाला। केवल इनकम टैक्स में माना गया है टैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि सिविल कोर्ट के हिसाब से। इज इट क्लियर? तो यहां यू आर टू बी treated or you are to be known as fractional owner up to that limit you have incurred the capital nature expenditure only for the purpose of giving you a deduction under section 32 as a depreciation. Is it clear? केवल आपको डेप्रिसिएशन देने के लिए आपको ओनर मान लिया गया है। पक्की बात है। तो कहा गया कि in respect of tangible or intangible asset, a owner can get the benefit of depreciation on block of assets by using WDV method of depreciation. Is it clear? At the rates depreciation के rates 10%, 20%, 15%, 50%, 60%, at the rates prescribed अंडर दिस एक्ट। ठीक है ना? कुछ फर्क तो सामने आए, कुछ डिफरेंसेस सामने आ गए। एक डिफरेंस और सुन लो। हम लोग जो अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, अगर मैंने एसेट 1 फरवरी 2016 को खरीदी है और 31 मार्च 2016 को हमारा बैलेंस शीट बनना है, डेप्रिसिएशन रेट 20% है, तो हम लोग कैसे अकाउंट्स में चार्ज करते थे? 5 लाख का 20% के हिसाब से 2 मंथ्स का, या 60 डेज का, 61 डेज का, बोलो ना, कुछ ऐसा हिसाब किताब रहता था। 5 दिन एसेट यूज की तो 5 दिन का, याद आया? लेकिन टैक्सेशन में ये हिसाब किताब नहीं लगता। या तो आपको पूरा मिलेगा यानी साल भर के बराबर, या फिर इसका आधा, दो में से कोई एक मिलेगा। ईदर यू विल गेट द डेप्रिसिएशन फॉर होल ईयर और 50% देयर ऑफ। नॉर्मल डेप्रिसिएशन का 50% मिलेगा अब, या पूरा मिलेगा। अब आपके पास वो चारा नहीं है कि 10 दिन का, 5 दिन का, 18 दिन का, 6 महीने का, 7 महीने का, 8 महीने का ना। अब वो हिसाब किताब खत्म। वो अकाउंट्स में ओके है लेकिन टैक्सेशन में ओके नहीं है। फर्क समझ में आया? टैक्सेशन में आपको या तो पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन मिलेगा, या तो फिर 6 महीना ना बोलो, 6 महीना बोलना गलत हो जाएगा, 50% ऑफ द नॉर्मल डेप्रिसिएशन। हाँ या ना? तो सर ये बताइए कि 50% डेप्रिसिएशन कब मिलता है? तो लिख लो नोट, इफ एनी एसेट इज
acquired and put to use during the previous year. बोलो ना, सुन लो पहले इधर। यहां एक नई चीज सीखने को मिली, पुट टू। आपको एसेट एक्वायर भी करनी है और पुट टू यूज भी करनी है। तो डेप्रिसिएशन केवल एक्वायर करने पर नहीं मिलने वाला। जब तक आप एसेट को पुट टू यूज नहीं करेंगे आप डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। रेडी टू यूज दैट इज ओके, पुट टू यूज मीन्स रेडी टू यूज। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं। इज इट क्लियर? नोट कर लो इसको। If any asset is acquired and put to use less than 180 days during the same previous year, then SSE is allowed to get 50% of the normal depreciation. SSE is allowed to get 50% of the normal depreciation. क्लियर है? अगर हमने एग्जैक्ट 180 दिन एसेट को यूज कर लिया एग्जैक्ट, तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा जितना मुझे मिलना चाहिए साल भर का। 181 दिन, 180 दिन, पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन जहां मैंने 179 डेज एसेट को ड्यूरिंग द सेम प्रीवियस ईयर यूज किया, 50% डेप्रिसिएशन मिलेगा। इज इट क्लियर? पक्की बात है? समझ में आ रही है बात? हटा सकते हैं इसको। थोड़ी स्पीड लाएंगे। तो मैंने अभी तक आपको जो आज पढ़ाया वो आपको सेक्शन 29 बताया कि सेक्शन 30 से 43D तक के प्रोविजंस को आप फॉलो करो, आपके हाथ में जो रिजल्टेंट फिगर आएगी वो पीजीबीपी की होगी। सेक्शन 30 पढ़ाया कि अगर आपके पास कोई बिल्डिंग है जो आपके बिजनेस में यूज़ हो रही है, चाहे प्रोफेशन में यूज़ हो रही है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और उस पर आप कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा करते हैं, रेंट, रिपेयर, टैक्स और इंश्योरेंस का, तो आपको अलाउड होगा अंडर सेक्शन 30। 31 कहता है कि अगर आपको प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर आप अपने बिजनेस में यूज़ करते हैं और उस पर रेवेन्यू नेचर का कोई खर्च करते हैं प्रीवियस ईयर में, रिपेयर एंड इंश्योरेंस का, तो आपको सेक्शन 31 में छूट मिलेगी। लेकिन रेंट और टैक्स की छूट आपको 37 में मिलेगी। 37 का मतलब मैंने ये बताया, कोई भी खर्चा जो 30 to 36 में कवर ना होता हो, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हुआ हो, बिजनेस के लिए हुआ हो, पर्सनल नेचर ना हो, कैपिटल नेचर ना हो, तो उसकी डिडक्शन आपको सेक्शन 37 में मिल जाएगी। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के लिए मैंने बताया पहले तो हमको डिफरेंसेस समझने जरूरी हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द डेप्रिसिएशन अंडर अकाउंटिंग सिस्टम एज वेल एज द डेप्रिसिएशन अंडर टैक्सेशन सिस्टम। लेकिन हमने शुरुआत ही कर दी डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन से जो दी हुई है सेक्शन 32 में।
सेक्शन 32 में जो डेफिनेशन दी है डेप्रिसिएशन की, इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड on block of assets by using WDV method of depreciation to the owner of the assets includes fractional ownership at the rates prescribed under this act. Is it clear? पक्की बात है। और नई चीज़ आई एक अकाउंटिंग और टैक्सेशन में, फ़र्क इंटेंजिबल का, ब्लॉक ऑफ एसेट फ़र्क, WDV केवल SLM नहीं, टू द ओनर ऑफ एसेट्स जिसमें फ्रैक्शनल ओनर भी शामिल है, और रेट्स तो अब हम देखेंगे ही देखेंगे। हटा दें। डिफरेंस लिख दें या आप तैयार हो गए सारे? लिखने की जरूरत नहीं ना है, पक्का ना? दिमाग में सेट हो गया दोनों में क्या फ़र्क है? चलो अगर आ गया तो अच्छी बात है। सबसे पहले अब आते हैं ब्लॉक ऑफ एसेट क्या होता है। इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। डेफिनेशन सारी कहाँ दी रहती हैं? सेक्शन 2 में। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में डिफाइन किया गया है ब्लॉक ऑफ एसेट। ब्लॉक ऑफ एसेट किसको कहेंगे? सुनना, सुन लो। मेरे पास मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, मशीन 5, मशीन 6 है। मेरे पास फर्नीचर A है, B है, C है, D है, E है, और ये फर्नीचर मेरे पास थे। हाँ या ना? मेरे पास हो सकता है बिल्डिंग हो, बिल्डिंग 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 बिल्डिंग्स हैं। अब हो क्या सकता है, इन 3 पर मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मान लेते हैं 10%, 15% और 5%, 100% मान लें। अच्छा, इन 2 पर मेरा डेप्रिसिएशन है 15% और इन तीनों पर मान लेते हैं। अभी मैंने आपको रेट्स नहीं बताया, केवल मुझे समझाना है, गलत लिख रहा हूँ मैं। अच्छा, इस पर 100% है, इस पर और इस पर 30% है, और इन दोनों पर 15% है। मान लेते हैं ये एसेट्स हैं जिनका रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन ये है, मान लेते हैं। डेप्रिसिएशन के पीछे पड़ मत जाना कि सर ये रेट सही नहीं है, वो हम थोड़ी देर में बताएंगे। बताओ कितने ब्लॉक ऑफ एसेट्स तैयार होंगे हमारे? 15 15 15, कितने ब्लॉक बनेंगे? 10 2 30 30 3 100 100 4। इसमें कोई दिक्कत? सारे लोग गलत हो, इतनी मार खाओगे। अब सुन लो, बोलूं? ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स द ग्रुप ऑफ एसेट on which same which falls under the same category and on which same rate of depreciation is applicable. मेरी बात समझ में आई? This is the definition which is given under section 2 subsection 11. Block of asset means the group of assets which falls under the same category and on which the same rate of depreciation is applicable. There are two conditions which are to be fulfilled simultaneously. The first condition, same category. all these assets are fall under the same category. This is the machine, this is the building. They are two different type of category. In totality there are 3 different type of categories of assets. हाँ या ना? अब बताओ, सुन लो पहले, इसके लिए 3 ब्लॉक बनेंगे, इसके लिए 2 ब्लॉक बनेंगे, और इसके लिए भी तो 4 नहीं बनेंगे।
8 ब्लॉक बनेंगे। कितने? अब समझ में आई बात। कितने ब्लॉक्स बनने हैं? 8 ब्लॉक बनने हैं। तो अब अगर मैं लिखूं कैटेगरी ऑफ एसेट्स, तो हमको तो ये समझ में आनी चाहिए कितनी एसेट्स की कैटेगरी बनाई गई है इनकम टैक्स एक्ट में। नहीं समझना है? नहीं समझना है? कितनी? ये 4 दिख रहा है, आंख दिखा लो। कितनी है? ये 5 हैं। पहला बिल्डिंग, पहली कैटेगरी क्या है? दूसरी प्लांट या फर्नीचर? फर्नीचर या प्लांट? पहले क्या आएगा, फर्नीचर या प्लांट? पहले आएगा फर्नीचर एंड, ये नहीं, पहले प्लांट लिख देना। दूसरी कैटेगरी है आपकी फर्नीचर एंड फिक्सचर। तीसरी है प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, शिप्स और इंटेंजिबल एसेट्स। आपको सारे एसेट्स को इन 5 कैटेगरीज में बांटना है। सारी एसेट्स, बोलना मत बीच में, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। बुक क्या है? बुक एसेट्स है या नहीं है? हैं? बुक्स एसेट्स हैं या नहीं है? बुक्स एसेट्स हैं, किस में जाएगा? हाँ, आगे बोलो। नहीं बताओगे? दांत निकाल करके ही दम लेना आज, बिल्कुल बात बराबर। ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो निकल ही जाएगा आदमी। अरे ये क्या, अब लगाने का काम शुरू करो। हाँ बोलो, पिलर बोलो। बेस लेकर बैठा है ना, बोलो किस में जाएगा? बड़ा कंफ्यूजन है, कौन बता सकता है? क्या गलत बोला वो? प्लांट एंड मशीनरी में जाएगा। सही बोला, प्लांट एंड मशीनरी। ये इंटेंजिबल में ले जाएगा। किताबें इसको दिखती नहीं है, ये तारे जमी पर है। इसको पढ़ाई लिखाई समझ में आती नहीं है। सुनो इधर, बुक्स जो हैं वो हमारी किस में जाएंगी? प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगी। किस में जाएंगी? बुक्स किस में जाएंगी? प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगी। कॉन्फिडेंट नहीं ना हो? अच्छा इधर है, बुक्स किस में जाएंगी? अब ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी में जाएंगे। बुक्स हमारी बिल्डिंग तो है नहीं, बुक्स हमारी फर्नीचर तो है नहीं, बुक्स हमारी जहाज तो है नहीं, बानी बरसा काटो पीटो नाव बनाओ और तैरा दो। और बुक्स हमारी इंटेंजिबल तो है नहीं, दिखती हैं, इसको नहीं दिखती, वो बात दूसरी है। बुक्स हमारी प्लांट एंड मशीनरी है। जिस तरह तुम लोगों ने इनकम हेड्स ऑफ इनकम में 5वां हेड देखा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कुछ ना जहां मिले वो कहां चला जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। 37 देखा, जो कहीं अलाउड ना हो वो कहाँ अलाउड होगा? उसी तरह से कोई एसेट जो कहीं ना जाए वो कहाँ जाएगी? नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हर चीज़ वही डाल देना। इज इट क्लियर? कॉमन सेंस भी होना चाहिए। बुक्स कहाँ जाएंगे? प्लांट एंड मशीनरी। पक्की बात है ना? तो ये 5 कैटेगरीज याद रहेंगी लाइन से, ये हटा दें। डेप्रिसिएशन में अब तक हम लोगों ने डेफिनेशन देखी सेक्शन 32 में। इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स बाय यूजिंग WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टू द ओनर ऑफ द एसेट्स इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल ओनर एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर
दे सकते हैं। कंप्लीट। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होता है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स के लिए हम लोग को डेफिनेशन देखनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 11, जिसने कहा ब्लॉक ऑफ एसेट्स मीन्स द ग्रुप ऑफ एसेट्स विच फॉल अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन विच द सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अलाउड। और जब ब्लॉक ऑफ एसेट्स पे कैटेगरी की बात आई तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि कैटेगरीज कितनी होती हैं एसेट्स की। दे आर 5 कैटेगरीज ऑफ एसेट्स अंडर द इनकम टैक्स। फर्स्ट, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, शिप्स एंड इंटेंजिबल। अब आते हैं रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रेट्स भी तो पता होने चाहिए, ना पता हो। सबसे पहले किसके रेट्स देखेंगे? बिल्डिंग के। बिल्डिंग अगर बिजनेस में यूज होती है, चलो बिल्डिंग सुन लो पहले, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है, अगर कहां पे है तो उस पर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होगा दैट विल बी 5%। WDV या SLM? WDV। अगर हमारा बिल्डिंग बिजनेस या प्रोफेशन पर्पस से यूज हो रहा है तो यानी नॉर्मली हमको कितना मिलता है वैसे? 10%। अगर हमारा बिल्डिंग टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है, अगर टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है तो 100% के हिसाब से डेप्रिसिएशन मिलेगा। बात समझ में आई? ये तीनों याद रखोगे या भूल जाओगे? मेरा घर है जहां मैं रहता हूं, बताओ उस पर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? 5%। इतनी मार खाओगे तुम लोग। कोई ऐसा घर जिसमें मैं रहता हूं उस पर कौन सा रेट लगाओगे? कौन सा? पर्सनल नहीं होता, पर्सनल होता है। पर्सनल 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 होता है। हाँ बोलो, बोल। कितने लोग कहते हैं 10%? कितने लोग कहते हैं 5%? वो कह रहा है पर्सनल यहां नहीं आएगा, तो कहां जाएगा? पर्सनल कहां जाएगा? वो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। कहां जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। तो डेप्रिसिएशन हमको कहां मिलेगा? तो ये किस लिए दिया है फिर? इतने अकल नहीं है क्या? हम बिल्कुल सही बोल रहे। देखो ना कितना अच्छा बोली है कि हम बिल्डिंग को बिजनेस में यूज कर रहे हैं और एक ऐसी बिल्डिंग जिसको मैं पर्सनल बिजनेस के लिए यूज कर, पर्सनल बिजनेस, अच्छा पर्सनली रेजिडेंट के लिए। ये कौन सी बात होती है? कुछ हिसाब किताब तुम लोग का कंसेप्ट समझ में नहीं आता। अब मैं बोलूं, देखो स्टाफ क्वार्टर, क्या वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं है? है तो बिजनेस के लिए, लेकिन वो रहने के लिए यूज हो रहा है। गेस्ट हाउस, जहां आते हैं मेहमान रहते हैं, किस लिए यूज हो रहा है? रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। तो स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस, डायरेक्टर्स बंगलो जो हम लोग देते हैं अपने डायरेक्टर्स वगैरह को, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा 5% के लिए। जो आपका रहने का घर है वो तो आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा, और डेप्रिसिएशन कैसा? वहां कोई डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन नहीं होता। तो अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी मेरे अपने रहने के लिए, दैट इज नॉट कवर्ड ओवर हेयर। ये रेजिडेंशियल का मतलब वो रेजिडेंशियल नहीं जो तुम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी में देखा है, उससे मतलब नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में वो घर जो हम अपने रहने के लिए यूज करते हैं, हाँ, और किराए पर देते हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम यहाँ उन घरों की बात कर रहे हैं जो हमारे बिजनेस में यूज होते हैं। अब चाहे रहने के लिए यूज हो, चाहे वो बिजनेस में एक्टिवली एज अ गोडाउन
मैन्युफैक्चरिंग एरिया, प्रोडक्शन एरिया, ठीक है ना। हटा दें इसको। सर एक बात बताइए कि ये टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर क्या है? ये टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर क्यों, हंस क्यों रहे हो आज? हैं? अब वो हर थोड़ी देर में वो बगल वाले को देख रहा है, तो हर थोड़ी देर में उधर मुंह मोड़ रहा है। उसके चेहरे पर क्या लिखा है ये बताओ। जो उसका चेहरा देखते ही तुम हंस रहे हो। हैं? चले आगे। देख सुन इधर, 100% टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर एक कहानी है मुगले आजम की। सुना है कभी नाम? एक गाना सुना होगा तुम लोगों ने इसका। हाँ, झोपड़ा। हाँ, हीरोइन कौन थी? अच्छा, दिलीप कुमार। और सुनो, क्या गाना क्या था? बहुत सारा, एक ही तो सबको याद होगा। जब प्यार किया तो डरना क्या था ना। सुनना इधर, ढंग से सुनना। ये जो गाना बनाया गया था उसकी पिक्चराइजेशन के पीछे भी पूरी एक स्टोरी है। जमाना कौन सा था सोचो, 50-60 साल पहले की बात है लगभग। कैमरे इतने बड़े बड़े होते थे, है कि नहीं? कंप्यूटर का जमाना था नहीं, सॉफ्टवेयर किसी के पास था नहीं, मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो दूर दूर तक की बात है। अब सोचो कोई एक ऐसा रूम बनाया गया है जिसमें शीशे 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 पूरे लगाए गए हैं, छोटे छोटे शीशे, और पूरा उसको ग्लास हाउस बनाया गया। हाँ या ना? अब उसमें कैसे कोई पिक्चराइजेशन कर सकता है, जरा हमको तुम ये बताओ। मेरी बात नहीं समझ में आई। कोई आदमी कहीं भी कैमरा लेकर खड़ा होगा तो हर शीशे में नजर आना चाहिए, लेकिन वो कहीं नहीं नजर आया। नजर आई तो केवल हीरोइन। तो ऐसा कौन सा जादू डाला रे उस समय के ज़माने में? उसके पीछे भी पूरा साइंस है, नहीं समझे तो वो बात मारो गोली। उस महल को जो बनाया गया था, शीश महल को, लाखों रुपए उस जमाने में लगे थे, लाखों रुपए उस जमाने में लगे थे। ध्यान से सुन रहे हो या ध्यान वहीं चला गया है? तो दो में से कोई एक चीज है। हमने कहा ध्यान उधर ही चला गया, बिल्कुल ऐसे। तो लाखों रुपए उस समय खर्च हुए थे। अब बात हुई कि भाई सुनना, ऐसे ही कहानी बना रहा हूं मैं, चिंता मत कर, तड़का मसाला लगाने की आदत। तो हुआ क्या कि अब पिक्चर खत्म, पैसा हजम। अब बात आई कि भाई डेप्रिसिएशन लेना है। जो प्रोड्यूसर था उसको क्या लेना है बैलेंस शीट में? डेप्रिसिएशन उस शीश महल पे। और वो टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर था। टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर इसलिए था, स्टेज बनाया गया था, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मूवी दैट मस्ट बी डिमोलिश्ड, एंड आफ्टर द डिमोलिशन ऑफ दैट द कंपनी कैन गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन 100%। हाँ या ना? अब क्या फायदा उस शीश महल का? लाखों रुपए खर्च करके बनाया गया, अब तोड़ा जा रहा था। तब तक लोगों ने कहा रोक दो रोक दो, त्राहिमाम त्राहिमाम, रोक दिया गया। फाइनेंस मिनिस्टर के पास गए कि भाई लॉ ये कहता है कि टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, यानी तोड़ना पड़ेगा तब आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन लोगों की, पब्लिक की डिमांड है कि इसको ऐसे ही रहने दिया जाए ताकि वो लोग यहाँ पर आकर अपने दर्शन कर सके, अपने दर्शन कर सके। गवर्नमेंट करना ऐसा नहीं होगा। अगर आपको डेप्रिसिएशन चाहिए तो आपको इसको मिटा देना पड़ेगा, और मिटा दिया गया। बात समझ में आई? नहीं समझे तो ये टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर कुछ वैसे ही। ठीक, आगे चलें। दूसरा कौन सा कैटेगरी है?
बहुत ही आसान है, केवल 10% प्लेन। कुछ भी दिमाग में रखने की ज़रूरत, अरे नहीं रखोगे तो समझोगे कैसे? कुछ भी दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं, रखो 10%। कितना? ऊपर का समझ में आया, बिल्डिंग फर्नीचर समझ में आया। अब हम बात करने जा रहे हैं प्लांट एंड, नॉर्मली जो प्लांट एंड मशीनरी पर हमको डेप्रिसिएशन मिलता है दैट इज 15%। बोलो। कंप्यूटर पर हमें मिलता है 60%। कितना? बुक्स अगर प्रोफेशनल पर्पस से है, सीए सीएस की किताबें आती है ना तुम लोगों की, नहीं, एज अ सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो किताबें लेता है वो हर साल बदल जाती है, देखो ना लगभग इतने चेंजेस होते हैं। तो हम लोग सीए सीएस सीएमएस जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं या डॉक्टर्स इंजीनियर्स होते हैं, उनके लिए किताब ही सब कुछ है। वो किताब पर ही जीते हैं, खाते हैं, मरते हैं, सब किताब है। बुक्स उनके लिए वो एसेट है। जिस तरह बिजनेसमैन के लिए प्लांट का काम होता है, उसी तरह प्रोफेशनल्स के लिए बुक्स का काम होता है 100%। और अदर्स के लिए जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं 60%। पॉल्यूशन इक्विपमेंट्स, ये वो परसेंटेज हम बता रहे हैं जिनको आपको हमेशा दिमाग में सेट रखना है, यानी ये परसेंटेज एग्जाम में ना भी दे तो भी आप यूज कर सकें। पॉल्यूशन इक्विपमेंट पर 100%, वाटर पॉल्यूशन इक्विपमेंट, एयर पॉल्यूशन इक्विपमेंट, कुछ भी आप अगर इक्विपमेंट लेते हैं तो वो 100% डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा। ये समझ में आया? थोड़ा जल्दी करना भाई। अगर हम बात करें शिप्स की, किसकी? बहुत सिंपल है, शिप्स पर 20% के हिसाब से और इनटेंजिबल एसेट्स पर 25% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। दैट्स इट। ये वो रेट्स हैं जो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखने हैं। ये वो रेट्स हैं जो बिल्कुल दिमाग में 24 घंटे दिमाग में सेट रहे। इज इट क्लियर? हटा दें। मेन टिटिम्मा किसके साथ था? प्लांट के साथ और बिल्डिंग के साथ। बिल्डिंग अगर बिजनेस के लिए यूज होती है तो 10%, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो 5%, टेम्पोरेरी यूज है तो 100%, टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है तो। प्लांट में नॉर्मली 10% है, नॉर्मली 15% है। पॉल्यूशन इक्विपमेंट है तो 100% है, कंप्यूटर है तो 60% है, बुक्स है, प्रोफेशनल है 100%, अदर्स है तो 60%। हटा दूं? ये वो चीजें हैं बेसिक जिनको बिना जाने हम आगे चल ही नहीं सकते। सुनो इधर, अब ये फॉर्मेट तो बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा डेप्रिसिएशन का, नॉर्मली आर आंसर मस्ट बी बेस्ड ऑन दिस फॉर्मेट। 6 नंबर का मान लो क्वेश्चन आ गया, आपने ये फॉर्मेट बना दिया, आंसर गलत है तो कितना मिल जाएगा? मिल जाएगा। और आपने आंसर सही कर दिया और फॉर्मेट नहीं मिला, या 2 मैक्स। जितना आप यहाँ छोड़ोगे उतना पाओगे। तो बेटर क्या, कहाँ चले जाएं? हाँ, बाकी 2 क्यों छोड़ रहे हो? पूरा सही करेंगे, मतलब गलत करने का इरादा पहले ही दिन से तो पूरा 6 पाएंगे। चलें, सुनना इधर ढंग से। फॉर्मेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ओपनिंग WDV of not asset, block of asset. Opening WDV of block of assets, ठीक? प्लस कर देंगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ढंग से एक एक वर्ड का मतलब समझेंगे, हमारे आधे आंसर्स तो वैसे ही आ जाएंगे अगर हम लोगों ने ढंग से हर चीज़ को
समझ लिया तो कोई कंफ्यूजन या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइनस मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, discarded, damage, destroy, etc. WDV for depreciation purposes. वर्ड मैंने क्या यूज किया है? डेप्रिसिएशन पर्पजेस, यानी ये जो WDV निकली, नाउ यू कैन कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दैट वैल्यू। माइनस डेप्रिसिएशन क्लोजिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट। सर ऐसा क्या है जो हम लोगों ने किया और बाकी बच्चे नहीं करेंगे? फॉर्मेट में ऐसा क्या है जो बाकी बच्चे नहीं करेंगे या नहीं करते? वो लोग करते क्या हैं? लिखते हैं ओपनिंग WDV एग्जाम में, प्लस परचेज ऑफ न्यू एसेट माइनस सेल ऑफ ओल्ड एसेट। यहां लिखते हैं माइनस डेप्रिसिएशन। ये आता है उनका आंसर, सही होते हुए बेचारे। और तुम लोग का डेटा अगर बेटा गलत भी हो गया तो भी 4 नंबर मिलना है। मेरी बात समझ में आई? ये किया है ना? नहीं करना है ऐसे। कैसे करना है? ऐसे ही करना है। किताबों ने यही कर रखा है, बुक्स ने क्या कर रखा है? ऐसे ही कर रखा है। हम लोग को इस मेथड को क्या करना है? डिमोलिश कहाँ से करोगे? तो तुमको तो लोग मिटा देंगे। अगर तुम इसको डिमोलिश करोगे तो उसको तुमको तो मिटा देंगे सर। समझ में आई बात? थोड़ा जल्दी नोट करेंगे तो हम फिर चीज़ों को समझाएं। जो आज हमने अभी तक देखा, बोले डेप्रिसिएशन के बारे में। चलो शुरू से बताते हैं। सेक्शन 28 बताया गया था, चार्जिंग सेक्शन बताया गया था। एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय द एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरा बताया था इन केस ऑफ एन एक्सपोर्ट एसएससी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, ड्यूटी ड्रॉबैक एंड कैश असिस्टेंस। थर्ड बताया गया था एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अगेंस्ट टर्मिनेशन और modification in terms of a contract relating to any Indian company or other company, means foreign company, termination or modification in terms of a contract relating to any Indian firm or Indian agency, vesting of the management in favor of the government authority, government company or local authority, etc. Any compensation or any amount due to or received by any person for not carrying out any business activity or professional activity, for not sharing any know-how, patent, copyright, franchisee license fees, etc. Keyman insurance policy, the value of any benefit or perquisites arising from business or exercising of profession, whether convertible into money or not. Any amount which is any remuneration, bonus, commission, salary, etc., whatever the name is, received or receivable by a partner from its partnership firm is chargeable to tax under the head PGBP, section 35AD. Is it clear? पक्की बात है। सेक्शन 29 बताया था हाउ टू कॉम्प्यूट PGBP। सेक्शन 30 से 43G तक के प्रोविजंस को फॉलो कर लो, PGBP आ जाएगा। सेक्शन 31 में बताया गया अगर कोई बिल्डिंग है जो हमारे बिजनेस में यूज़ होती है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैंने कोई उस पर रेवेन्यू नेचर का खर्च किया है तो उसके डिडक्शन मिल जाएंगे अंडर सेक्शन 31। रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस, टैक्सेस। 31 बोलता है कि अगर आपके पास कोई प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर्स है और आपने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कोई उस पर रेवेन्यू नेचर का खर्च किया है, रेंट और इंश्योरेंस, रिपेयर और इंश्योरेंस का, देन यू कैन गेट द डिडक्शन देयर ऑफ अंडर सेक्शन 31, बट रेस्ट मीन्स रेंट एंड टैक्सेस यू कैन गेट द डिडक्शन अंडर सेक्शन 37। 37 बोलता है इफ एनी डिडक्शन इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 30 to 36, expenditure has been incurred during the previous year and expenditure is of revenue nature, it is not of capital nature, it is not of personal nature, then you can get the deduction thereof under section 37 as it is a residuary section। हाँ या ना? फिर मैंने तुम लोग बताया सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की बात बताई। डेप्रिसिएशन बताया दोनों में फ़र्क है अकाउंट्स और टैक्सेशन में। पहला हमने डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन से ही स्टार्ट किया। सेक्शन 32(1) कहता है डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड
on block of assets by using WDV method of depreciation to the owner of the assets includes fractional owner at the rates prescribed under this act. जब हमने ब्लॉक ऑफ एसेट्स बीच में नाम लिया तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब हम लोग को समझ में आया. सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 में डेफिनेशन दी हुई. ब्लॉक ऑफ एसेट मीन्स द ग्रुप ऑफ एसेट ऑफ which falls under the same category and on which the same rate of depreciation is applicable. याद आया. उसके बाद जब कैटेगरी की बात आई तो एसेट्स को 5 कैटेगरीज में बांटा गया था. पहला बिल्डिंग, दूसरा फर्नीचर, तीसरा प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स. और जब 5 कैटेगरीज देख ली तो रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन भी देख लो. रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन में बिल्डिंग के देखो तो 3 रेट्स बताए हैं. पहला बताया था नॉर्मल रेजिडेंशियल पर्पस के स्टाफ क्वार्टर या गेस्ट हाउस वगैरह के लिए 5%, बिजनेस पर्पस के लिए 10%, टेम्परेरी स्ट्रक्चर के लिए 100%. प्लांट एंड फर्नीचर पर 10% बताया था. फर्नीचर पर 10% बताया था, देख लो. और प्लांट एंड मशीनरी पर मैंने नॉर्मली 15% बताया था. जबकि कहा बुक्स की बात होगी प्रोफेशनल 100%, नॉन प्रोफेशनल 60%, कंप्यूटर 60%, पॉल्यूशन इक्विपमेंट 100%. याद आया. शिप्स पर 20% और इंटेंजिबल एसेट पर 25%. बस ना. जरा एक बात देखो तो उसके बाद अच्छा फॉर्मेट भी बता दिया. फॉर्मेट में बताया ओपनिंग WDV ऑफ एसेट्स, ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, प्लस किया एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर माइनस मनी पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज, डिस्ट्रॉयड एक्सेट्रा. WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पसेस, डेप्रिसिएशन ऑन WDV आ जाएगा क्लोजिंग WDV. अब आते हैं सर इसका क्या मतलब है. ये जो आपको एक वर्ड दिख रहा है ना एक्चुअल कॉस्ट, ये सेक्शन 43(1) में दिया है. डेफिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट सुन लो पहले. अभी हम कुछ नहीं बताने जा रहे, आज केवल बेसिक ही क्लियर कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या. कुछ बताने ही नहीं जा रहे. अभी तक मैंने कुछ बताया ही नहीं है डेप्रिसिएशन में. अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है. डेप्रिसिएशन का केवल हम लोग को जो डेफिनेशन देखना है एक्चुअल कॉस्ट. एक्चुअल कॉस्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 43(1) में. ये पूरी एक क्लास चलेगा. कितना? केवल ये सेक्शन दिखने में तो बहुत छोटा है, जहाँ तुम लोग लिख देते हो परचेज ऑफ एसेट्स. ना, यहाँ परचेज नहीं है, एक्वायर्ड वर्ड यूज है. और एक्वायर आप किसी भी तरह से कर सकते हो. जरूरी है तुम्हारे पास कोई एसेट है तो परचेज करो. क्या पापा गिफ्ट में नहीं दे सकते? क्या तुम्हें सड़क पर एसेट नहीं मिल सकती? कुछ भी हो. गवर्नमेंट नहीं दे सकती? कुछ भी हो सकता है. तो एक्विजिशन तो कहीं से भी हो सकता है, परचेज नहीं. एक्विजिशन इंक्लूड्स परचेज. आप कोई चीज़ एक्वायर करते हो तो उसमें परचेज शामिल हो जाता है, लेकिन परचेज बोलना केवल गलत हो जाएगा. तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड. दूसरा मनी पेबल, जो एसेट बेचते हैं तो उस पर जो मनी रिसीव्ड होनी होती है. कंफ्यूजन नहीं हुआ? अगर एसेट बेचे हैं तो मनी रिसीव्ड होती है. अगर आप एसेट बेचते हैं तो मनी रिसीव्ड होती है. हाँ वही हम माइनस कर रहे हैं. क्या नहीं? क्या नहीं? तो पूछो ना सर पेबल क्यों लिखा है? लिखा होना चाहिए क्या? मतलब अपने लिए बुक्स बना रहे हो या दूसरे के लिए बना रहे हो? तो दूसरे के हिसाब से लिखोगे या अपने हिसाब से लिखोगे? तुम्हारे लिए एसी बेचना रेवेन्यू नेचर का है क्योंकि तुम एसी का बिजनेस करते हो. अगला कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि वो एसी अपनी ऑफिस में लगाएगा. तो क्या तुम भी कैपिटल मान लोगे? दूसरे के हिसाब से करोगे या अपने हिसाब से करोगे? तो बात खत्म. बताओ क्या लिखे, मनी पेबल या मनी रिसीवेबल? मनी पेबल. पूछो क्यों? बैलेंस शीट है. इनकम किस साइड जाती है? वो लायबिलिटी साइड. और लॉस कहाँ जाता है? जबकि हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इनकम एज वेल एज, यही मान लेते हैं, इधर ले जाने की जरूरत. उसी तरह मनी पेबल इधर लिखते हैं और मनी रिसीवेबल इधर लिखते हैं. इसको हटा दिया गया, पॉजिटिव और निगेटिव एक ही तरह. अब समझ में आएगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना. तो प्रॉफिट का मतलब केवल पॉजिटिव प्रॉफिट नहीं बल्कि निगेटिव प्रॉफिट. गेन का मतलब केवल पॉजिटिव गेन नहीं बल्कि निगेटिव गेन. पेबल का मतलब केवल पेबल नहीं, पॉजिटिव पेबल एज वेल एज निगेटिव पेबल. अब समझ में आई बात? कोई दिक्कत हो तो बोलो. नहीं है ना? पक्का? यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है.
छोटा सा क्वेश्चन दे, ताकि दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए फिर इन चीज़ों को लेकर कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग को करने क्या है। ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, टोटल डेप्रिसिएशन आज तक 60,000 रुपये, WDV है आपका 1,40,000 रुपये। चलें, सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग आज ओवर करेंगे। चलें, सॉल्यूशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ, अब सुन लोगे तो अच्छी बात रहेगी। ओपनिंग WDV ऑफ एसेट कितना, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट एक्वायर्ड कितने की, माइनस मनी पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड एक्सेट्रा, कितने का, 1,40,000, 60, 2 लाख या 1,50,000। एसेट हमारी थी 1,40,000 की, जिसको हमने बेचा है 1,50,000 में। सेल वैल्यू लोगे क्या तुम लोग? एसेट को खरीदने बेचने पर कैपिटल गेन नहीं देखोगे? तो जब 1,50,000 तुम लोगों ने यहां से माइनस कर दिया तो एसेट का दाम कम हो गया ना, 1,40,000 कम होना चाहिए एसेट का दाम। एसेट कितने की बिकी है? 1,40,000 रुपए की। कितने रुपए वाली एसेट्स कितने में बिकी है? 1,40,000 की एसेट 1,50,000 में बिकी है। तो अब हम जाएंगे कैपिटल गेन में 1,50,000 लिखेंगे और 1,40,000 कॉस्ट लिख देंगे। यहां से कॉस्ट जाएगा तभी तो 10,000 रुपए वहां प्रॉफिट दिखाओगे। और एसेट कितने की यहां से निकल रही है, तो कितना लिखें? 1,40,000 है 1,50,000? जो बच्चे रट कर बैठे हैं वो बोलेंगे 1,50,000, जो बच्चे कॉमन सेंस लगा रहे होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, वो बोलेंगे 1,40,000। और सही बात भी है 1,40,000, कॉमन सेंस की बात है 1,40,000। जितनी की एसेट निकली है, 7 लाख रुपए में कितने रुपए की एसेट चली गई? 1,40,000 की एसेट चली गई, बात खत्म, उतना हटा दो। लेकिन ये टैक्स है, कोई कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा जब तक ये एसेट्स जिंदा है। ब्लॉक जिंदा है, क्या जिंदा है? मर गया क्या ब्लॉक? जिंदा है ना। कितने रुपए की एसेट्स हैं? उसमें से जा कितने की एसेट्स रही हैं?
140 या 150 की, बाकी पड़ी हुई है ना एसेट, पड़ी हुई है ना, तो बात खत्म। इसमें तो हम लोग मानते ही नहीं कि इंडिविजुअली एसेट्स का कैलकुलेशन होता है। यहाँ तो हम ब्लॉक ऑफ एसेट्स को लेकर चलते हैं। पूरा ये ब्लॉक है, इसमें से एक एसेट निकल गई, बाकी जो बची उस पर डेप्रिसिएशन ले लो। तो कहोगे सर 140 नहीं 150, वो इसलिए क्योंकि कैपिटल गेन इस पर कैलकुलेट नहीं होगा। केवल 2 कंडीशंस में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, अभी उसका समय आया नहीं। अब कहोगे सर अगर 140 ले लेते हैं अकाउंट्स में, तो हम लोग 140 लेते हैं, अकाउंट्स में क्या लेते हैं 140, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा सुनो, अगर हम 140 यहां लिख लें, सुनना, तो इधर वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी आ जाएगी 650, अच्छा 550 सॉरी। अगर हम 140 ले लेते तो कितना आ जाता 560। अगर हम 560 यहां लेते तो 10,000 कैपिटल गेन में ले जाते। मेरी बात समझना, यानी कैपिटल गेन पर टैक्स लग गया, और 5,60,000 का फिर क्या मिलेगा डेप्रिसिएशन, यानी पीएल में डेबिट होगा। तो पीएल में क्रेडिट और पीएल में डेबिट, कितना टोटल मिलाकर कितना पीएल में डेबिट 550, तो ले लो ना 5,000। वैसे ही तुम लोग डेप्रिसिएशन लेकर कहां ले जाओगे इसको, पीएल के डेबिट में, वैसे भी तुम लोग 550 ही ले जाओगे पीएल के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज कल या 2 साल 3 साल बाद वो फर्क जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका। लेना ये चाहिए, मैं बोलता रहा हूं लेना तो ये चाहिए, लेकिन यहां पर अब एसेट को हमने कहा इंडिविजुअली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होता, ब्लॉक पर होता है। और ब्लॉक या तो जिंदा रहेगा या तो ब्लॉक मर जाएगा। मर जाएगा मतलब सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। एंड ब्लॉक ऑफ एसेट कैन बी सीज टू एग्जिस्ट ओनली इन दीज 2 केसेस। मैं कुछ नहीं डिस्कस करने जा रहा, इन दीज 2 केसेस। कौन से 2 केसेस, ये 2 केसेस मैं बताने नहीं जा रहा वो अभी टाइम नहीं आया है बताने का। तो ब्लॉक ऑफ एसेट कैन बी सीज टू एग्जिस्ट इन दीज 2 सिचुएशंस, एंड दीज 2 सिचुएशंस विल बी डिस्कस्ड बाद में, लेटर ऑन। छोड़ दें इसको। तो हम लोग यहां पूरा 150 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 150 लेते हैं, यानी सेल वैल्यू ले लेते हैं। और देखो ना, मनी पेबल, जितना आपको मनी रिसीव होना है वो पूरा लिख लो आप। अब बात समझ में आई। अब डेप्रिसिएशन आप लगा लो, WDV फॉर डेप्रिसिएशन पर्पस। डेप्रिसिएशन बताओ, एक बात बताओ, सुनो, इस 5,50,000 में जिस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कोई नई एसेट है क्या? हाँ 2 लाख की। इसका मतलब बाकी क्या है, ओल्ड है, कितने रुपए की 3,50,000 की। अगर नहीं है तो ये देखो क्या 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है क्या? हाँ सर 180 दिन से ज्यादा यूज हुई है, 330 दिनों के आसपास यूज हुई है। तो क्या इस पर पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा? हाँ 20% पूरा मिलेगा, यानी 40,000। वो पुरानी है तो भी पूरा मिलेगा, यानी 70,000। टोटल कितना मिलेगा डेप्रिसिएशन? 1,10,000। तो बचा कितना? 4 लाख। क्लोजिंग WDV। दिस इज योर आंसर। और आज के लिए टाटा और थैंक यू।